तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार अर्जुन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 248 में आपका स्वागत है। तो ये चैप्टर और भी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इसमें हमें गॉड किंग के अपर लेवल के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा चलेगा कि आखिरकार क्या होता है। सबको पता है कि ओवरलॉर्ड होता है, लेकिन ये तो नहीं है कि जितने भी बंदे अर्जुन कॉन्टिनेंट से बाहर जा चुके हैं वो ओवरलॉर्ड ही बन चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि ओवरलॉर्ड पावर सच में कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसी के साथ हमें एक बड़े से वेस्टलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक यंग मैन आसमान की तरफ देख रहा होता है। ये उस वक्त का सीन होता है जब लू फेंग अपने ब्लडी रिवर से पूरे के पूरे एंडलेस 729 केओस स्टेट्स को घेर लेता है, मतलब कि अपनी ऑरा को चारों तरफ फैला रहा होता है। और उस वक्त हमें उसी यंग बंदे को दिखाया जाता है। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और क्या था कि मैं मारा जा चुका हूँ, लेकिन फिर भी यानफेंग एंशिएंट किंगडम्स ने कुछ नहीं किया है। वो सब ऐसे ही खाली बैठे हुए थे। और जबकि ये ब्लैक रॉब इतना ज़्यादा एरोगेंट हो गया कि ये एक इतने बड़े टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहा है जो कि इतना कंपेरेबल है कि उसका सामना टू एंशिएंट किंगडम्स के किया जा सकता है। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये टू एंशिएंट कंट्रीज और कितना ज़्यादा एंडेयर करेंगे। और वो कहता है डी किम, यानफेंग एंचेस्टर, थंडर एंचेस्टर, क्या तुम तीनों सच में इस बंदे को ग्रो होता हुआ देख सकते हो? क्या सच में तुम एंडेयर कर सकते हो? और ये सभी ये यंग बंदा सोच रहा होता है। ये यंग बंदा कोई और नहीं अपना री इनकारनेटेड एम्पर युआन होता है, जिसको कि लू फेंग ने मार डाला होता है। यहाँ पे उसको ये चीज़ तो अच्छे से पता था कि उसके पास इनफ क्रेडिट नहीं है अपने किंगडम में कि वो वापस जाके एक अल्टीमेट लाइफ फॉर्म में कल्टीवेट कर सके, इसलिए वो फ्लेम विंड रॉयल फैमिली में वापस की तरफ नहीं लौटता है। उसे पता था कि रॉयल फैमिली में भी ऐसे बंदे मौजूद हैं जो कि उसे मरा हुआ देखना चाहते हैं। अगर वो रॉयल फैमिली में फिर से लौट कर गया तो वहाँ पर उसकी आइडेंटिटी लीक हो जाएगी और ब्लैक रॉक फिगर फिर से उसे मारने के लिए जरूर आ जाएगा। उसे इस बात से अच्छे से समझ आ गया था कि डी किंग और बाकी के दो एंशिएंट नेशंस के एंसेस्टर हैं वो सेक्लूजन में मौजूद होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी जो एनर्जी होती है वो आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में ही लगाए होते हैं। इसलिए वो ज़्यादातर टाइम सेक्लूजन में ही रहते हैं और जब उन्हें रेस्ट करना होता है, रिलैक्स करना होता है, तभी वो अपने सेक्लूजन से बाहर आया करते हैं। वो क्या था कि बात करें मेरी तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कैसे भी करके कंप्लीट डॉ को कंप्रीहेंड करना है, मुझे वहीं पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर वो दूसरों से मदद करने जाएगा तो ये उसके लिए ही अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसे अभी किसी पे भरोसा नहीं था। उसकी जो ट्रू रियलम थी वो अभी पीक ऑफ सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग रियलम की होती है। अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ कि आखिरकार जो ट्रू रियलम जो पीक ऑफ सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग बताई जा रही है वो अभी की बताई जा रही है या फिर मरने से पहले बताई गई होती है, क्योंकि अगर अभी की होगी तो यार ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैडिक्टरी हो जाता है। मतलब अभी ही उसकी अगर सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग्स की लेवल होगी तो ये बात समझ में आती है कि वो पहले जब मरा था उससे पहले वो अल्टीमेट रियलम का बेइंग रहा होगा। लेकिन अगर वो अभी सेकेंड लेवल का बेइंग होगा तो यार लू फेंग को तो पता चल जाना चाहिए था कि अभी एक नया सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग जन्म ले चुका है अर्जुन कॉन्टिनेंट में, क्योंकि वो लू फेंग के ही इलाके में मौजूद था। तो मैं समझता हूँ इस सब बातों से कि उसकी जो पहले की लेवल थी वो सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग्स के पीक लेवल पे थी, उसकी पावर्स अल्टीमेट लेवल पे नहीं होती हैं। अब यहाँ पे उसकी जो पावर होती है वो बहुत ही बढ़ चुकी होती है, क्योंकि वो असल में एम्परर का एक एम्परर था, उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। अब ये भी बताया जाता है कि उसने अपने लाइफ में 5 अल्टीमेट रियलम के सीक्रेट टेक्निक्स तक को कॉम्प्रीहेंड कर रखा होता है, जो कि उसे बहुत ही आउटस्टैंडिंग बना देती है अपने फ्लेम विंड एंशिएंट किंगडम्स में। और इसकी पावर्स की बात करें तो बाकी सारे एम्परर से बहुत ही आगे निकल चुका होता है। इसी के साथ हमें यह भी बताया जाता है कि यानफेंग एंशिएंट कंट्री के जितने भी एम्परर्स हैं जो प्राइमोडियल सोर्स ब्लड लाइन पर रिलाई नहीं करते हैं, जो कि बाकी सारे बंदों को मारकर नहीं खाया करते हैं, सिर्फ अपने लाइफ फोर्स रियलम लाइफ पे ही रहा करते हैं और बाकी साइड वजह से अपने आप को ग्रो कराते हैं। तो उनकी पावर्स उन सारी ह्यूमन ब्लड लाइन को यूज करने वालों से ज़्यादा होती है। जैसे एम्पर युआन को ले लो, एम्पर चू और एम्पर जीजू फेंग को ले लो, वो सभी इसी तरह से कल्टीवेट किया करते थे। और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में देखा जाए तो डी युआन के पास इतनी पावर्स थे कि वो आराम से सबको डोमिनेट कर सकता था। हमने ये देखा भी कि उसकी पावर्स बाकी सारे एम्पर से कई गुना ज़्यादा भी होती है।
लेकिन उसकी किस्मत खराब थी कि वो लू फेंग के साथ टकरा गया, जो कि अपने स्टार टावर को लेके चल रहा था, और इसलिए वो हारा गया और यहाँ मार दिया गया और रीइंकार्नेट होकर आया है। अब यहाँ पे इसी के साथ वो सोचता और कहता कि मुझे कैसे भी करके और भी अल्टीमेट रोलम के सीक्रेट टेक्निक्स को कम्प्रीहेंड करना होगा, तभी मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, जिसके साथ वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब जो लू फेंग ने अपनी गैलेक्सी किंगडम को इस्टेब्लिश किया था वो पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाता है उसकी न्यूज़, और सब लोग इंतजार करने लगते कि आखिरकार टू एंशिएंट नेशंस का क्या रिएक्शन होने वाला है, मतलब कि आखिरकार क्या बर्ताव करने वाले होंगे, क्योंकि अगर आप ही किंग हो तो आप दूसरे किंग को तो खड़ा नहीं होने दे सकते हम। इसके साथ हमें रात के समय गैलेक्सी किंगडम द कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अकेले बैठकर पी रहा होता है और सोचते हुए कहता है कि मैंने अपने डिवाइन किंगडम को एस्टैब्लिश तो कर लिया है, जो कि काफी ज्यादा आसान है, लेकिन इसको स्टेबलाइज करना और साथ में टू एंशिएंट नेशंस के ऊपर तक ले जाना ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि यार सच में अकेला लू फेंग तो अपने 135 केओस स्टेट्स तक को नहीं संभाल पाया था। तो ये बात करें 729 के उस और स्टेट्स को, तो उसको संभाल पाना लू फेंग के अकेले की बस की बात तो है ही नहीं। वो क्या वो ये सब संभालेगा या फिर अपनी कल्टीवेशन पे फोकस देगा। इसके साथ वो ये भी कहता है कि जो एंसेस्टर्स की प्राइड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या वो गैलेक्सी किंगडम्स के एग्जिस्टेंस को टॉलरेट कर पाएंगे या फिर नहीं, और वो इसी का इंतजार कर रहा होता है कि कब वो दोनों एंसेस्टर अपने मूव को चल सके, ताकि वो अपने मेथड्स के अंदर फ्लॉज को देख सके, क्योंकि उसे भी फाइट करनी थी। लू फेंग को अपनी भी पावर्स का अंदाजा लगवाना था कि वो अभी किस औकात पे है अपने ओरिजिन कॉन्टिनेंट में। कहा जाए तो अभी ऑलरेडी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है, अगर किसी से भी 1v1 चाहे चेस्ट से भी फाइट क्यों ना करे, लेकिन फिर भी वो अपने मूव्स के अंदर फ्लॉ को देखना चाहता है कि आखिरकार वो कैसे अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। वो इन सब के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद हमें ये बताया जाता है कि लू फेंग जैसे जैसे सीक्रेट पैटर्न जो कि स्टार टावर्स में मौजूद होते हैं उसको स्टडी कर रहा होता है, तो उसकी पावर्स और भी ज़्यादा टेरिफाइंग होती जा रही होती हैं। उसकी जो ब्लड रिवर होती है वो और भी मिस्टीरियस और टेरिफाइंग बनती जा रही होती है, क्योंकि लू फेंग को स्टार टावर्स के अंदर से जो सीक्रेट पैटर्न्स होते हैं उन सब की मदद से उसने अपने ब्लड रिवर टेक्निक को भी बनाया होता है, और इसकी वजह से उसकी पावर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, और उसका ओपोनेंट को भी उसको फेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका होता है। यहाँ तक कि आपने देखा कि कैसे 8 एम्प्रेस की भी कंबाइंड पावर्स लू फेंग का कुछ घंटा उखाड़ नहीं पाई थी। तो यहाँ पे लू फेंग अच्छे से जान चुका था कि जितने भी एम्प्रेस और मोनार्चेस एक साथ क्यों ना फाइट कर ले उसके साथ, वो उसका घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते थे। मतलब लू फेंग की पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि 12 एम्प्रेस मतलब 11 एम्प्रेस कर दो, क्योंकि एक जो मेन था डी किंग वो नहीं, वो एम्प्रेस उन सबसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तो 11 एम्प्रेस और 9 मोनार्चेस मतलब 20 के 20 लेवल गॉड किंग्स के बंदे ये सभी अगर लू फेंग से फाइट करें तो लू फेंग उन सबको हरा सकता है। बात करें डी किंग की, तो डी किंग की पावर ऑलरेडी अल्टीमेट लेवल तक जा चुकी है, और वो ऑलरेडी अपने अल्टीमेट लेवल के बाहर के कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करने चला गया था। तो उसकी पावर्स ऑलरेडी बाकी सारे एम्प्रेस से काफ़ी ज़्यादा थी। ऑलरेडी लू फेंग सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग के पीक पे जा चुका था, वो भी अल्टीमेट लेवल का बेंग नहीं बना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि लू फेंग अपने सेम लेवल के बंदों को कुछ नहीं समझता है। 100-200 को तो वो पहले भी मार चुका है। हमने पिछले 12 स्टार में देखा है कैसे उसने सेक्टर लॉर्ड में रह के यूनिवर्सल लेवल को मारा था, मतलब अनडाइंग को मारा था। अनडाइंग में रह के नाइट को मजा चखा दिया था। हमने ये अच्छे से जाना था, और ये भी जाना था कि कैसे वो अपने सिर्फ थोड़े मोड़े पावर से ही सबको मारा था। यहाँ तक कि उसने अपने नाइट के लेवल में रह के यूनिवर्स मतलब वही उसके आगे जो लेवल्स थे जिसमें अपना प्राइमर के उस सिटी लॉर्ड लेवल था उस तक बंदों को हराकर उसने दम छोड़ा था। इसके साथ यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग अभी इसी सब के बारे में सोच रहा था, लेकिन यहाँ पे सोच रहा था कि तभी मुरोसा आता और कहता है मास्टर एक गेस्ट यहाँ पे आ चुका है। तो लू फेंग सामने की तरफ देखता और कहता है कि ये तो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है, मतलब ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा जल्दी फैल चुकी है। जिसके साथ लू फेंग सामने देखता है तो एक फेंट ब्लड रेड फ्लक्चुएशंस दिखाई देने लगती है, और सामने एक मिडल एज मैन अपीयर होता है जो कि थोड़ा सा डिसहेल्प की तरह लग रहा होता है। यहाँ पे लू फेंग उस किताब देखकर कहता है कि मैंने अभी ही गॉड किंगडम को इस्टेब्लिश किया है। मैं प्रिपेयर था कि कब ये
टू एंशिएंट नेशंस के बंदे अपने एक्शंस को ले, इसलिए मैंने ऑलरेडी अपने स्टार टावर्स का यूज करके अपने डोमेन को रिलीज करके रखा था। किसने सोचा था कि यहाँ पे जो पहला बंदा आएगा वो टाइम स्पेस ओल्ड डेमन होने वाला है। लू फेंग को लगा था कि यहाँ पे टू एंशिएंट नेशंस के एंसेस्टर्स पर अटैक करने के लिए आएंगे, क्योंकि लू फेंग भी कंफर्म नहीं था कि क्या वो लोग शांत बैठेंगे या फिर नहीं, और उसने तो कभी भी उन सबको अंडर एस्टिमेट भी नहीं किया होता है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे लू फेंग बैठा हुआ होता है और वो अभी भी अपने एंडलेस रिवर ऑफ ब्लड को एक्टिवेट किए हुए होता है, जिसके साथ लू फेंग अपने एक सिंगल पावर के साथ अपनी पूरी पावर रिलीज कर सकता है, जिसके साथ लू फेंग उसको कंटिन्यूसली यूज कर रहा होता है। और बताया जाता है कि इन सब के साथ लू फेंग की जो प्रोफिशिएंट होती है स्टार टावर को यूज करने में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मतलब कह सकते हो कि लू फेंग पहले अच्छे से स्टार टावर को कंट्रोल भी नहीं कर पाता था, लेकिन वो अभी कुछ हद तक, पूरा तो नहीं, कुछ हद तक उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो गया होता है। जिसके साथ हमें उसी मिडिल एज बंदे को दिखाया जाता है, जो कि आते ही स्माइल करते हुए कहता है कि जो मेथड्स आपने यूज किए हैं वो तो सच में काबिल तारीफ हैं। यहाँ तक कि आपकी जो एंडलेस ब्लड रिवर्स है उसमें मिस्टीरियस ऑफ इन्फिनाइट लाइफ मौजूद है, जो कि पेनिट्रेट कर सकती है पास्ट एंड फ्यूचर तक को, जो कि हर एक चीज़ को रोक सकती है। यहाँ तक कि आपका शैडो को भी कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, वो भी आपके स्पेस से निकल के जा सकता है। और आपने तो अपनी कंप्लीट लाइफ डाउ को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर रखा है, और यहाँ पे आप तो पास्ट एंड फ्यूचर्स को भी देख सकते हो। अब लू फेंग की जो कंप्लीट लाइफ डाउ की पावर होती है वो मोरोसा के बिना भी अपने पास्ट एंड फ्यूचर्स के सारे चीज़ों को मिटा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत वो उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकता था। लू फेंग करेंटली सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग का बंदा था, जिसने डॉ ऑफ लाइफ को सीखा होता है, लेकिन जो मिस्टीरियस लाइफ ऑफ होती है वो स्टार टावर से कनेक्ट हो रही है, जिसके कारण लू फेंग अच्छे से उसको कंप्रीहेंड कर पाता था और आराम से 8 ब्रांचेस टेक्निक को सीख सकता था। अभी देखो लू फेंग की पावर्स पूरी तरह से नहीं बढ़ी थी, लू फेंग अभी 9 ब्रांचेस को नहीं सीखा होता है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। सिर्फ 8 ब्रांचेस ही इतने ज़्यादा टेरिफाइंग होते हैं, तो सोचो जो लास्ट का 9 ब्रांचेज होगा वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाएगा। और साथ में लू फेंग तो अभी अल्टीमेट लेवल में पहुंचा भी नहीं है, सिर्फ सेकेंड लेवल में। तो सोचो जब वो अल्टीमेट लेवल का बीइंग बनेगा तो यार ऑरिजिन कंटेंट में तो अभी उसका कोई सामना नहीं कर पाता है। तो इस हिसाब से लू फेंग बहुत ही जल्द अपने ऑरिजिन वर्ल्ड को, केज वर्ल्ड को छोड़कर डार्कनेस को एक्सप्लोर करने के लिए जरूर जाने वाला है। बस कुछ ही एपिसोड, कुछ ही चैप्टर्स की देर है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसने ऑलरेडी इन सबको कंट्रोल कर रखा था। अब लू फेंग उस बंदे की तरफ देख करके आता है कि मैंने बहुत ही लंबे अरसे से आपका नाम सुन लिया। हमें पता चलता है कि उस सामने वाला बंदा कोई और नहीं, ओल्ड डेमन ऑफ टाइम एंड स्पेस वाला होता है। मिडल एज बंदा वो भी अपने लू फेंग की तरफ देख रहा होता है। मतलब लू फेंग अपने असली रूप में नहीं था, बल्कि सिल्वर रब और गोल्डन मास्क में बंदा था। उसने अपने आइडेंटिटी को अभी भी रिवील नहीं किया होता है, जिसके साथ वो कहता है कि आपकी जो कल्टीवेशन लेवल है, मैं ये जान लगा सकता हूँ कि तुम्हारी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी भरी पड़ी है। और ये अच्छे से समझ जाता है लू फेंग को देखने भर से ही कि एक बार इस सामने वाले बंदे की पावर इरप्ट होगी तो इतना ज़्यादा कैपेबल होगा कि पूरे के पूरे हेवेंस ऑन अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जब ये अनलीज करेगा अपने पावर्स को तो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में इसका कोई भी सामना नहीं कर सकता है। मतलब ये बंदा भी ये मानने को तैयार हो जाता है कि लू फेंग ऑलरेडी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। इसके साथ वो अपने लू फेंग से कहता है कि जरूर आपने गैलेक्सी सर्वरिज ने डॉ ऑफ लाइफ को सीखा होगा, जिसके कारण आप ऑलरेडी गॉड किंग लेवल को सरपास कर चुके हैं। मतलब इस बंदे को भी लग रहा होता है कि लू फेंग ऑलरेडी गॉड किंग लेवल को सरपास कर चुका है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो लू फेंग अभी सिर्फ सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग में, और उसे पता चल जाता है उसको झटका जरूर लगने वाला है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो आगे कहता है उसकी तारीफ करते हुए कि जो एग्जिस्टेंस है डॉ ऑफ लाइफ वो और भी आगे जाते जाओगे तो डिफिकल्ट होते जाओगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। अब इसी के साथ थोड़ी सी डॉ की बकवास सुनाई जाती है, जो कि आपको ऑलरेडी इस सब के बारे में पता है कि डॉ ऑफ लाइफ किस चीज़ को कहते हैं, और यहाँ पे ये सारी चीज़ ऐसी बकवास लिखी है। बताने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बकवास भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जिसके साथ दिखाया जाता है कि अगर किसी ने डॉ ऑफ लाइफ को सीख लिया तो उसको मारा तो नहीं जा सकता है, उसके अटैक करने के कारण कहा जा सकता है कि वो वीक हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो इन सब के बारे में लू फेंग की तारीफें करने लगता है और कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है।
है, जिसके साथ हमें ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है, जो कि वही उसको इंफॉर्मेशन देने लगता है, जो कहता है कि थंडर एंसन और यानफेंग एंचेस्टर वो दोनों यहाँ पे राज किया करते थे। वो उन सब ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को अपने बैकयार्ड गार्डन की तरह ट्रीट करते थे, जब मन किया वहां जाकर खेलने लगते हैं। लेकिन जबकि हमारे गैलेक्सी सॉवरिन आ चुके हैं तो वो उन सब के उन सारे खिलौनों को आराम से छीन सकते हैं, साथ में वो कंपटीशन और भी बढ़ा सकते हैं। वो कहते हैं कि अभी के फिलहाल आप भी आ चुके हो, साथ में कंपटीटर्स है जो कि 3 मेजर एजमेंट बेसिस से हैं, तो इस हिसाब से अभी और भी कंपटीशन बढ़ने वाला है, जिसके साथ वो ऐसे उसकी तारीफें करने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लू फेंग की आइडेंटिटी के बारे में भी जानने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लू फेंग की आइडेंटिटी के बारे में पता लगा ही नहीं पाता है। जिसके साथ लू फेंग उससे सीधी बकवास न करते हुए कहता है कि मेरे पास 4 ट्रेजर्स है, क्या तुम इसी के लिए आए हो ना कि तुम्हें वो 4 ट्रेजर्स चाहिए होंगे? तो वो बंदा कहता कि हम मेनली मुझे स्पेशल लाइफ फॉर्म्स और सीक्रेट टेक्निक जो कि युआन के द्वारा छोड़े गए हैं, मुझे वही चाहिए। अब लू फेंग को भी अच्छे से पता था कि इन सारे बंदों को क्या चाहिए, वही 4 सीक्रेट ट्रेजर्स जो कि सबको चाहिए होते, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है क्या क्या होते हैं। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता कि हाँ मुझे वही चाहिए, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, तो आपके पास जिस स्ट्रेंथ से आपके पास ऑलरेडी कई सारे ट्रेजर्स हो सकते हैं, और मैं ओपनली आपके साथ ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, और मैं ये टर्म्स रखता हूँ कि मैं आपको सेटिस्फाइड करूंगा, मतलब जो आप मुझे दोगे तो मैं उसके आपको अच्छे खासे इनाम दे सकता हूँ। अब उसकी आंखों में ऑलरेडी लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी जो कि लू फेंग होता है उसके एग्जिस्टेंस गॉड लेवल को सरपास कर चुकी होती है। उसे पता होता है कि जो ट्रेजर्स इस बंदे को मिलने वाली है वो कोई छोटे मोटे ट्रेजर्स तो नहीं होने वाले, ये एक बहुत बड़ा क्लाइंट है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि अपने हाथों को वेव करता है, उन्हीं सारे स्पॉयलर्स को निकालता है जो कि उसे एम्पर युआन से मिले होते हैं, जो कि एक क्लॉक होता है, एबिस पेरल होता है, एक आर्मर होता है, एक बैटल बूट्स होता है, एक ग्लव्स होता है। और क्या तो कि देखो ये सारे 5 ट्रेजर्स मेरे पास हैं, आखिरकार तुम इसके लिए क्या मुझसे एक्सचेंज कर सकते हो? अब यहाँ पे डेमन ऑफ ओल्ड टाइम एंड स्पेस उसकी तरफ देखता है और हंसने लगता है और कहता है कि क्या ये वही सारे सेट ऑफ वेपन ट्रेजर्स हैं जो कि एम्पर युआन के डेथ के बाद तुम्हें मिले हैं? और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि यानफेंग एंसेस्टर तो सच में इंस्टिंग ही है, बहुत ही कंजूस है, क्योंकि इसने ये सारी चीजें जितने भी ट्रेजर्स है वो सभी प्रिपेयर किए हैं यंगर जनरेशन के लिए, वो सभी अर्ली डेज ऑफ गॉड एम्पर से बने हुए हैं। अब लू फेंग भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार अर्ली स्टेज ऑफ गॉड एम्पर सीक्रेट ट्रेजर्स वो सब क्या होते हैं। तो यहाँ पे वो बंदा समझ जाता है कि लू फेंग को अभी ज्यादा कुछ नहीं पता है। वो उससे पूछता है, कहता है कि गैलेक्सी मोनार्च क्या तुम ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को अभी तक छोड़कर बाहर नहीं गए हो? लगता है कि तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है। और यहाँ पे वो इस बात को समझ चुका होता है, तो लू फेंग भी हामी भरता, वो भी छुपाता नहीं है कि देखो हाँ मैं अभी बाहर नहीं गया हूँ, मुझे कुछ नहीं ज्यादा पता है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। तो ये सुनकर टाइम एंड स्पेस एंड ओल्ड डेमन स्माइल करते हुए कहता है कि देखो जितने भी बंदे जो कि अल्टीमेट रेल्म ऑफ गॉड किंग को सरपास करते हैं उनके पास एक क्वालिटी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जब तुम उस लेवल को सरपास कर पाओगे तो तुम्हारे पास कोई भी ग्रेट डाउ नहीं बचेगी जो कि तुम्हें गाइड करेगी। जैसे अभी लू फेंग ग्रेट डाउ ऑफ लाइफ को सीख रहा है तो वो उसको गाइड करती है कि देखो तुम्हें कैसे कैसे सीखना है। इसी कारण तो लू फेंग प्लान बना पाता है कि उसे ऑलरेडी क्या क्या सीखना है, उसे क्या करना ऑलरेडी लू फेंग ने पहले बता रखा है कि उसे अपने प्लान के बारे में अच्छे से पता है। लेकिन एक बार जब आप इस लेवल को सरपास कर लोगे ना तो उस वक्त आपको ये ग्रेट डाउन नहीं बताने आएंगे कि देख बंदे तुझे करना क्या है, तुम्हें इस जगह को छोड़कर यहाँ पे एक्सप्लोर करना होगा, उस डार्क में एक्सप्लोर करना हो, तभी आप वहाँ पे सीख सकते हो। और वो उससे कहता है कि ये भी कहा नहीं जा सकता कि जब आप उस रास्ते को एक्सप्लोर करने जाओगे जो रास्ते आपने वहाँ पे मिलेंगे, जिसको आप चूज करोगे, जिस पे चलोगे वो सही है या गलत। समटाइम्स आपको ऐसा फील रहेगा कि आपने सही रास्ते को चूज कर लिया है, लेकिन उसको भी बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और आप उसको जान भी नहीं पाओगे। आपने अगर गलत रास्ता भी चूज कर लिया होगा लेकिन उससे भी आपकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उस सब के से क्या होता है, आप एक सर्टेन पॉइंट पे आके रुक जाओगे, आपको बहुत सारी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा जिसके कारण आप ऊपर प्रोग्रेस कर ही नहीं पाओगे। मतलब कि अगर लू फेंग ने गलती से अपने गलत रास्ते को चूज कर लिया तो यार खेल खत्म, लू फेंग आगे चलकर उतना स्ट्रांग नहीं बन पाया। लेकिन हम लू फेंग को जानते हैं जो कि अपने कल्टीवेशन को काफी अच्छे से करता है, अपनी काफी सोच बूझ के साथ करता है, अपने सही रास्ते को
फाइंड करा, लेकिन जैसा कि इसने कहा कि अगर तुमने गलत रास्ते भी क्यों न ले लिए लेकिन तुमको नहीं पता चलेगा। अब लू फेंग भी हामी भरता है। इसके बाद में वो आगे कहता है कि देखो जो थर्ड लेवल ऑफ गॉड किंग रियलम है वहां पर तो तुम्हें ग्रेट डाउ गाइड कर देगा, लेकिन तुम्हें आगे चल के एक्सप्लोर करना होगा, कंप्लीट डार्कनेस में खुद पे रिलाई करना होगा। यहाँ पे सुप्रीम इनहेरिटेंस भी मौजूद है, जिसकी वजह से आप बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स बना सकते हैं, अपने आप को और भी पावरफुल बना सकते हैं, जिसके कारण आप डार्कनेस में अच्छे से एक्सप्लोर करके और भी दूर तक जा सकते हो। यहाँ पे ऐसे कई सारे पावरफुल बंदे हैं जो कि गॉड किंग से भी ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और ये सारे गॉड किंग्स काउंटलेस वर्ल्ड से आते हैं। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी जिक्र हो चुका है दुनियाओं का, जो कि काउंटलेस वर्ल्ड्स यहाँ पे इसी का जिक्र होता है और क्या था कि वो सभी अलग अलग दुनियाओं से आए हुए होते हैं, वो सभी अलग अलग सेक्ट से भी आए हुए होते हैं। तो ऑलरेडी उन सब का जो नाम होता है, जो टाइटल्स होता है, जो लेवल्स होते हैं, उन सब का नाम भी डिफरेंट होता है। वो बताता है कि उनमें से कुछ तो गॉड एम्प्रेस कहे जाते हैं, कुछ गॉड सॉवरिन कहा जाते हैं, कुछ विच मतलब वुजू कहा जाते हैं, वुजू एंसेस्टर, कुछ तो डॉ लॉर्ड्स भी कहा जाते हैं। अब देखो ये सभी डिफरेंट अलग अलग दुनियाओं से आए हुए थे आउटसाइड वर्ल्ड में। जैसे डिवाइन रियलम को देखा जाए तो वो गॉड एम्पर रियलम से आए हुए होते हैं, मतलब डिवाइन एम्पर वो गॉड एम्पर रियलम से आए होते हैं, डिवाइन सॉवरिन वो गॉड किंग रियलम से आए होते हैं, विच एंसेस्टर वो वुजू रियलम से आए होते हैं, और डॉ लॉर्ड की बात करो तो डॉ लॉर्ड रियलम से आए हुए होते हैं। सबकी अलग अलग जगह होती है। ये भी वो आगे बताता है कि देखो वो जब अपनी ब्लड लाइन को कल्टीवेट करते हैं वो इन सब से अलग अलग होती है और उन सबका सिंपलेस्ट मेथड होता है कि अपने 99% अपनी ब्लड लाइन फैक्शन से उसको यूज़ करता है। जिनकी जो ब्लड लाइन होती है वो उसी से न कल्टीवेट करेंगे, अब किसी और की ब्लड लाइन से कल्टीवेट कर पाना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जिसके साथ वो ये भी बताता है कि जो डिवाइन एम्पायर रियलम होता है वो 4 स्टेजेस में बटा हुआ होता है। मतलब कि ये दूसरे लेवल की बात की जा रही है कि इस लेवल के बाद आपको ये डिवाइन एम्पायर रियलम मतलब डिवाइन एम्पायर रियलम के अंदर जो डिवाइन एम्पायर होता है उसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहला अर्ली, दूसरा मिड, तीसरा लेट और चौथा परफेक्टेड डिवाइन एम्पर कहा जाता है। और बात करें डोजू रियलम की तो उसमें भी 3 स्टेप होते हैं, मतलब 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप डाउजून, सेकंड स्टेप डाउजून, थर्ड स्टेप डाउजून और फोर्थ स्टेप डाउजून। अब देखो नाम अलग अलग है, बस पावर लेवल सेम है। ये सभी डिफरेंट टाइटल्स अलग अलग स्टेप्स में बटे हुए थे। ये सभी आपको अल्टीमेट रियलम के बाद के ही लेवल्स के होते हैं। अब देखो जो ओवरलॉर्ड लेवल होता है वो कहा जा सकता है कि अभी श्योर नहीं है ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में स्वैलो स्टार में कि आगे वाला जो लेवल है वो ओवरलॉर्ड ही हो सकता है। जो ओवरलॉर्ड मैंने बताया वो मैंने दूसरे नोवेल के हिंट्स को लेकर बताया, तो हो सकता है कि राइटर कुछ चेंज कर दे या फिर चेंज ना भी करे तो वो ओवरलॉर्ड ही इस लेवल को रखेगा। इसके कारण वो उसको ये सारी चीजें बताने लगता है कि देखो जो 4th स्टेप होता है उन सभी में कॉमन होता है जिसको हाफ प्राइमोडियल रेलम कहा जाता है। ये एक रेलम का नाम है जिसके साथ वो आगे उसको बताने लगता है। ये सारी चीजें कॉमन नॉलेज होती है जो कि किसी को भी पता चल जाएगी जब वो इस ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़कर जाएगा। और वो आगे कहता है जो सेमी प्राइमोडियल रेलम होती है, मतलब कि हाफ प्राइमोडियल को कह सकते हो, वो सिर्फ आपको उसी वक्त मिल सकती है जब आपने ह्यूमन लाइफ के लिमिट को ब्रेक थ्रू कर दिया होगा। जैसे कि युवान की बात करें तो वो भी एक ह्यूमन लाइफ फॉर्म है, बहुत ही पावरफुल। अब लू फेंग समझ जाता है और उसे ये समझ में आ जाता है कि गॉड किंग के ऊपर 4 स्टेप्स होते हैं जिससे कि आप सेमी प्राइमोडियल लेवल तक जा सकते हैं। और यहाँ पे एक और लेवल है जो कि ह्यूमन प्राइमोडियल लाइफ से भी ऊपर होती है, जिसके कारण देखो अभी भी क्लियरली नहीं बताया गया होता लेवल्स के बारे में कि आखिरकार उसके नेक्स्ट लेवल क्या है। सिर्फ हमें 4 स्टेजेस के बारे में बताकर छोड़ दिया गया है, लेकिन आगे धीरे धीरे जाओगे तो आपको अच्छे से और भी लेवल्स के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद आगे वो कहता है कि देखो यहाँ पे ट्रेजर्स भी होते हैं, इन सब के साथ भी मिस्ट्रीज होती है और इन सब के अंदर भी उनके लेवल्स को डिटरमाइन किया जाता है। जैसे आप बंदे की लेवल्स को नापते हैं वैसे इनसाइड ट्रेजर्स के भी लेवल को मापा जाता है। ये उस सब से नापा जाता है कि आखिरकार ट्रेजर्स में कितने ज्यादा मिस्ट्रीज छिपे हुए हैं। जिसके साथ वो आगे बताता कि देखो जो तुम्हारे पास ये 5 ट्रेजर्स मौजूद हैं ये सभी अर्ली स्टेज डिवाइन एम्परर के ट्रेजर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे क्राफ्टेड हैं, जो कि ये गॉड किंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हैं, जो कि अल्टीमेट या फिर सेकेंड लेवल गॉड किंग्स जो भी जितने भी गॉड किंग्स है मतलब लेवल के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। और वो कहता है एक्चुअली ये सारे ट्रेजर्स की बात करें तो ये मेरे लिए कोई काम के नहीं है, मतलब कि वो उन ट्रेजर्स को भाव तक नहीं देना चाहता है क्योंकि वो ट्रेजर्स उसके लिए सच में कुछ
कुछ नहीं था, लेकिन वो क्या था कि जबकि हमारा फर्स्ट ट्रेड है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरे पास भी एक लाइफ टाइप ट्रेजर है जो कि लेट स्टेज ऑफ डिवाइन एम्पर जितनी पावरफुल है, जो कि तुम्हारे काम आ सकती है। चलो इसको एक्सचेंज करते, लेकिन उसके एक्सचेंज में मुझे आर्मर और ये बीट चाहिए ताकि मैं उसको एक्सचेंज कर सकूं। अब लू फेंग सुनने लगता है। यहाँ पे लू फेंग को ये अच्छे से पता चल गया होता है कि लू फेंग के पास जो ट्रेजर्स है वो दोनों अर्ली स्टेज ऑफ डिवाइन एम्पर रियल्म के स्टेज हैं, जिसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कीमत लगाई जा सकती है। लू फेंग को ये अच्छे से और भी पता था कि जो फुल सेट ऑफ आर्मर जो कि लू फेंग ने युआन से छीने होते हैं उसको मारकर, वो काफ़ी ज़्यादा हायर रैंकिंग में आते हैं। बात करें ग्लोव्स, बूट्स, क्लॉक्स की, तो उन सबसे ज़्यादा पावरफुल कहा जा सकता है। सिर्फ एबिस बियर पेल पीड होता है उसको ही इसके साथ कंपेयर किया जा सकता है। और यहाँ पे लू फेंग समझ जाता है कि टाइम स्पेस ओल्ड डेमन क्लियरली सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम्स को ही चूज कर रहा है रिडीम करने के लिए। अब यहाँ पे टाइम स्पेस ओल्ड डेमन इस्तेमाल करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं एडवांटेज नहीं ले रहा हूँ। जब तुम एक बार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़कर जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि जो मैंने डील तुम्हारे साथ पक्की की है उसमें मेरा ही घाटा है। तो लू फेंग यहाँ पे ज़्यादा नहीं सोचता और कहता है कि ठीक है, मैं इस डील के लिए एग्री हूँ। लू फेंग का हॉनेस्ट रिव्यू देखा जाए तो लू फेंग इन सारे ट्रेजर्स को भाव तक नहीं देता, क्योंकि सच में लू फेंग को घंटा कुछ काम नहीं था। लू फेंग उसको अच्छे से यूज भी नहीं कर सकता था, यूज कर सकता था लेकिन उसके फुल पोटेंशियल को लू फेंग रिलीज नहीं कर सकता था। और वो लू फेंग अच्छे से जानता था कि वो इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजर्स के अंदर कई सारे सीक्रेट ट्रेजर्स को एक्सचेंज कर सकता था। और लू फेंग को जो उस बंदे ने सारी इंफॉर्मेशन बताया कि देखो कैसे इनसाइड लेवल ऑफ सीक्रेट मतलब सीक्रेट ट्रेजर्स के भी लेवल होते हैं, तो लू फेंग अच्छे से समझ गया होता है कि वहां पर उसे कई सारे सेमी प्राइमोरियल लेवल के ट्रेजर्स भी मिल सकते हैं। मतलब 4 लेवल अब तक के लेवल्स के उसको ट्रेजर्स मिल सकते हैं। जैसे 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट से उसे एक सेमी प्राइमोरियल लाइफ लेवल की ट्रेजर्स मिलेगी, जो कि जितने सेमी प्राइमोरियल लाइफ लेवल्स की जितने भी अटैक होंगे उसको 90% रोक सकते हैं। मतलब जो 3rd लेवल तक होती है उन सब के अटैक्स को 90% तक डिफ्लेक्ट कर सकती है, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर्स होता है। लू फेंग को इन सब के बारे में अच्छे से पता चल चुकी होती हैं। और जो 5 ट्रेजर लू फेंग को युआन से मिली होती है वो स्लाइटली थोड़ी सी कमजोर होती है उन सारे ट्रेजर्स के सामने। और इन्फिनाइट स्पेस में लू फेंग अच्छे से अच्छे ट्रेजर्स को खरीद सकता है। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि उसको ऑब्टेन करने के लिए लू फेंग को रिवॉर्ड पॉइंट चाहिए होते हैं, लेकिन रिवॉर्ड पॉइंट को पाना इतना भी आसान नहीं होता। वो कहता है कि मुझे अगर फ्यूचर में रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज करना होगा तो उसके लिए मुझे बहुत ही कॉशियस रहना होगा। अब यहाँ पे लू फेंग की डील को सुनकर टाइम स्पेस ओल्ड वुमन कहता है कि ठीक है, मैं अपने क्लोन को भेजता हूँ ताकि वो तुम्हें ट्रेजर्स दे सके। अब वो सिर्फ यहाँ पे लू फेंग से मिलने के लिए आया होता है, इसलिए वो कोई वैल्यूबल नहीं लाया होता है, बस वो लू फेंग से बात करना चाहता था। बताया जाता है कि वो बंदा ऑलरेडी अपने नंबरस ट्रेजर्स को एंडलेस डिस्टेंस के ओरिजिन कॉन्टिनेंट में ट्रांसपोर्ट किया करता था, इसलिए वो अपने क्लोन्स का सहारा लेता था और छुप छुप कर करता है ट्रेडिंग। मतलब उस पर कोई भी तो अटैक करके उसके ट्रेड्स को छीन सकता था। यहाँ पे वो अपने क्लोन्स को ले आने के लिए बोल देता है, मतलब वो क्लोन्स लेकर आ रहा होता है। लू फेंग वहाँ पे बैठ जाता है पेशेंसली। इसके साथ दिखाया जाता है कि बहुत ही जल्द वहाँ पे एक और बंदा अपीयर होता है जो कि कुछ आइटम्स को लाया होता है ट्रांजेक्शन्स के लिए। अब ये कौन बंदा है, क्या यही वो अब ये वही मतलब स्पेस टाइम का डेमन का बंदा होता है जो कि उसका दूसरा क्लोन आया होता है उस ट्रेजर्स को लेकर ताकि वो लू फेंग के साथ एक्सचेंज कर सके। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और आखिरकार लू फेंग कब अल्टीमेट ट्रेलर में ब्रेक थ्रू करेगा, क्योंकि यार अब उतना मजा नहीं आने वाला, फाइट भी उतनी नहीं होने वाली, क्योंकि चैप्टर्स अभी कुछ फिलहाल तक मुझे ऐसा लगता है कि बोरिंग हो सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, तब तक के लिए बाय।